आप सभी को मेरा प्रणाम है और विशेष तौर पर प्रणाम करूंगा डॉक्टर विश्वनाथ पांडे जी को कि आखिर इतने दिनों बाद वो मेरे कार्यक्रम में फिर आए। पिछले 2-3-4 कार्यक्रमों से वो किसी न किसी अन्य कार्यक्रमों को ज़्यादा तवज्जो देते हुए नहीं आ सके थे। डॉक्टर शुभांकर घोष जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि वो हमारे आज गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं और शुभांकर जी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। वो छोकरी नाम से इन्होंने एक बेहतरीन सिनेमा भारतीय सिनेमा को दिया है और भारतीय सिनेमा के शायद जो सबसे खूबसूरत चित्र होंगे उनमें से 50% तो सिर्फ इनके डीएनए से रिलेटेड हैं। इनके पिताजी नौबिंदु घोष की लिखी हुई कहानियों पर भारत की सर्वश्रेष्ठ सिनेमा तैयार हुआ, चाहे वो तीसरी कसम जैसी फिल्म हो, चाहे वो मधुमती जैसी फिल्म हो। बिमल रॉय की तमाम फिल्में जो नौबिंदु घोष के साथ रहीं और वो शायद भारतीय सिनेमा को समानांतर सिनेमा तक लेकर के आए। एक ऐसा सिनेमा उन्होंने बनाया जहां पर बस फूहड़ नाच गाना और किसी तरह से दर्शकों को पैसे का मनोरंजन देना नहीं था, बल्कि अपनी कहानी कहते कहते उनके मर्म को छू जाने की भी ताकत थी। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से आपके पिताजी को, नौबिंदु घोष को भी। मैं धन्यवाद करूंगा कर्नल ब्याला साहब का कि आप यहाँ पर आए हैं, मोहित जी का, अजय जी का और शिवालिका जी, सोनिया जी, अर्चना जी, तमाम। मुझे खुशी है कि कम से कम महिलाएं इसमें शामिल हुई। मैं डर रहा था कि मैरिलन मनरो का बर्थडे बगैर महिलाओं के मनने वाला है शायद आज, क्योंकि टॉपिक लास्ट एंड लिबरेशन देख के शायद महिलाएं आना चाहें मगर घर वाले नहीं आने देंगे। मगर धन्यवाद मोहित जी विशेष रूप से। और डॉक्टर अमिताभ भट्टाचार्य जी, अभी आप उन्हें जरूर सुनेंगे। 2 शब्द मैंने विशेष रूप से कहा था हितेश को कि अमिताभ भट्टाचार्य जी मुझे ज़रूर चाहिए इस कार्यक्रम में किसी भी कीमत पर, क्योंकि मैरिलन मनरो के बारे में मुझे लगता है कि वो जो भी कुछ कहेंगे या इस विषय के बारे में जो कहेंगे लास्ट एंड लिबरेशन, उसमें एक महत्वपूर्ण बात होगी। और बाकी और जितने लोग बैठे हैं सबका विशेष धन्यवाद। लेकिन आखिरी में मैं आचार्य जी का, राजेश्वर आचार्य जी का धन्यवाद करूंगा कि मुझे बहुत सारा वक्त लगता जो बहुत कुछ कहने में, वो सब आपने स्थापित कर दिया बहुत छोटी सी छोटे से समय के अंदर। शायद इतनी बात कहने में 1 घंटा ले लेता, लेकिन आपने बहुत छोटे समय में कहा और आपने इससे सिद्ध किया कि आप वास्तव में काशी की उस महान मिट्टी से रचे हैं पूरी तरह से, जिसमें शंकर को कंकड़ बना देने की और कंकड़ को शंकर बना देने की ताकत है। मैं पहली एक बात स्पष्ट कर दूं आप सबसे कि मैरिलन मनरो का आज 90वां जन्मदिन है और हमारे संचालक ने जिस तरह से मैरिलन मनरो और सनी लियोन की तुलना की, तो खैर अभी तो उनकी काफी बुराई हो चुकी है इतनी देर के अंदर। लेकिन मुझे शायद यही बताना जरूरी था कि कई बार मैरिलन मनरो को सिर्फ प्लेबॉय मैगजीन के कवर पे छपी हुई मैरिलन मनरो की तरह याद करने की कोशिश की जाती है, या मैरिलन मनरो को इस बात से याद करने की कोशिश की जाती है कि वो जॉन एफ कैनेडी के हरम का हिस्सा थी, या मैरिलन मनरो को इस बात से जानने की कोशिश की जाती कि उन्होंने 3-4 शादियां की थी और 30-40 लव अफेयर्स थे उनके। और इन सब के साथ बड़ी मजेदार बात यह है कि इस बारे में सबसे अधिक वो वर्ग बात करता है मैरिलन मनरो के बारे में जिसे सबसे अधिक गुदगुदी भी मैरिलन मनरो के नाम से हो रही है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता है कि भाई किस तरह की महिला थी। मुझे ये बात बताने में शायद मैं हो सकता है शायद गलत हूँ, लेकिन मेरे जाने अभी तक दुनिया में किसी भी स्पिरिचुअल संस्था ने और या स्पिरिचुअल तथाकथित सो कॉल्ड मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल कोई है कि नहीं ये तो उसकी स्पिरिट ही जानती होगी, लेकिन फिर भी किसी घोषित अघोषित स्पिरिचुअल गुरु ने भी मैरिलन मनरो को छूने का कभी साहस नहीं किया, उससे थोड़ी दूरी बना करके रखी। यद्यपि शांति कुंज के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कुछ एक लेख मैरिलन मनरो के ऊपर जरूर लिखे थे, लेकिन उनमें भी मैरिलन मनरो बड़ी दयनीय अवस्था में दिखाई देती है, बड़ी नसीब की मारी
या सौंदर्य अभिमान में डूबी हुई एक महिला जो अंततोगत्वा आत्महत्या का शिकार हो गई, इस तरीके की बातें। मुझे ये लगा कि मैरिलिन मनरो पे बात होनी चाहिए और ऐसा काफी दिनों से था और कई बार चर्चा हुई पहले कि जेएनयू में इस बारे में मैं बोलूंगा या मुंबई में मैं बोलूंगा, लेकिन इत्तेफाक से मैरिलिन मनरो का 90वां जन्मदिन जब पड़ा तो मैं बनारस में हूँ और मुझे लगा कि अगर मैं इसे बहुत बड़े विषय की तरह मैं रखता हूँ, पब्लिक पता नहीं कितने लोग इससे रिलेट होंगे, कितने जुड़ेंगे कितने नहीं, क्योंकि मुझे कल परसों के बीच में कई पत्रकारों ने भी पूछ लिया और भी कई शुभचिंतकों ने मेरे ये कहा कि आप अपनी इमेज को ध्वस्त करने पर अब तैयार हैं और मैरिलिन मनरो जैसे विषय को उठा रहे हैं, बुद्ध, पैगंबर, ईसा ये तो चलते थे, वो मैरिलिन भी आ गई तो ये शायद आपके लिए गड़बड़ है। और फिर लस्ट, इस पर अगर बोलना है, लिबरेशन किसी को दिख ही नहीं रहा है ना, उसमें लस्ट दिखाई दे रहा है। मेरा मूल विषय ये है आज का कि मैरिलिन मनरो जो कि एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, वैसे मैरिलिन मनरो ये कहती थी कि मैं अच्छी अभिनेत्री नहीं हूं, मैं 3rd कैटेगरी की अभिनेत्री हूं, तीसरे दर्जे की अभिनेत्री हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं एक बड़ी अभिनेत्री बन जाऊं। ये स्वीकार रोकती थी मैरिलिन मनरो की पूरी जिंदगी, लेकिन फिर भी वो एक बड़ी अभिनेत्री थी। करोड़ों डॉलर उस जमाने में 20th सेंचुरी फॉक्स जैसी संस्थाओं ने कमाए उसके नाम पर और आज खरबों रुपए कमा चुकी है। या वो मैरिलिन मनरो जो बहुत बड़ी सेक्स सिंबल या सेक्स गॉडेस थी, जिसने पूरी दुनिया को शायद मॉडलिंग के नए तहजीब सिखाई। आपने शायद गौर किया होगा मैरिलिन मनरो की तस्वीरों की खासियत को कि मैरिलिन मनरो की शायद ही कोई ऐसी तस्वीर मिले जिसमें उसके दोनों होंठ आपस में जुड़े हुए हों, उसके होंठ हमेशा थोड़े से खुले रहते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि पिछले 2000 सालों में मैंने सिर्फ 2 तस्वीरें ऐसी देखी हैं जो मुझे बहुत गहराई तक स्पर्श करती हैं। एक ईसा मसीह की और उसकी अधखुली आंखें, अधमुधी आंखें सॉरी, और दूसरी मैरिलिन मनरो की और उसके अधखुले होंठ। कोई एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है मैरिलिन और ईसा में। ये कहते समय बहुत विचित्र है, लेकिन एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है मैरिलिन और ईसा के बीच में। ईसा अपनी आधी आंखें बंद कर लेते थे, ये देखते हुए कि वो इस संसार में जिस प्रेम की तलाश कर रहे थे वो प्रेम उन्हें आधा अधूरा ही दिखाई देता था। और मैरिलिन की आधी होंठ इसलिए खुले रहते थे क्योंकि वो जिस प्रेम की व्याख्या करना चाहती थी वो आधा अधूरा ही लोगों तक पहुंच पा रहा था। ये अजीब सी त्रासदी थी दोनों के साथ। एक को हमने सलीब पर लटकते हुए देखा है और दूसरे ने सलीब पर अपने कितने वक्त गुजारे, कितनी रातें काटी, ये सिर्फ मैरिलिन मनरो के खत उसकी जिंदगी बता रही होगी। ये मैं जो कह रहा हूं इसे आप ध्यान से समझें कि मुझे ये 2 तस्वीरें बड़ी प्रभावित करती रही। मैंने देखा कि ईसा, और मैं इस रिश्ते को थोड़ा लंबा लेकर के जाने वाला हूं, इसलिए मैंने ईसा का जिक्र किया है यहां पर। मैरिलिन मनरो के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो पहली चीज हमारे जहन में आती है, अगर सामान्य तौर पर देखें तो एक बहुत खूबसूरत और ग्लैमरस लड़की आती है ख्याल में, और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखें तो हमको कामुकता का एक प्रतीक दिखाई देता है। जरा हम काव्यात्मक होकर के सोचते हैं, पोएटिक दिल से सोचते हैं तो हमें मैरिलिन मनरो के अंदर बहुत त्रासदी, दुख और ट्रेजिक दिखाई देता है। लेकिन मेरे नजर में मैरिलिन ना तो ट्रेजेडी थी, कोई त्रासदी नहीं थी मैरिलिन, और ना मैरिलिन कामुकता की गुड़िया थी। मैरिलिन पूरी तरह से इंसान थी। और एक और मजेदार बात जो मैं, शायद हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन मेरे अपने दृष्टिकोण हैं, मैंने हमेशा महसूस किया कि मैरिलिन मनरो जितना अपने को एक स्त्री की तरह प्रिटेंड करती थी, व्याख्यात करती थी, उतनी ही मात्रा में दरअसल वो पुरुष थी। मैरिलिन के भीतर पुरुष तत्व हमेशा ज्यादा रहा, उसमें स्त्रैण भाव बहुत कम रहा। उसका शरीर तो स्त्रियों का था लेकिन उसका मन, उसकी चेतना पुरुषत्व से भरी हुई थी, क्योंकि स्त्री का एक स्त्रैण गुण जिसे हम कहते हैं वो प्रधान गुण होता है डिवोशन, समर्पण, जो मैरिलिन में नहीं था। पुरुष का एक प्रधान गुण होता है एक्सप्लोर करना, प्राप्त करना, जीतना, कॉन्कर करना, जो मैरिलिन में रचा बसा था। मैरिलिन जीतना चाहती थी, मैरिलिन रिवोल्ट करती थी, मैरिलिन को डर नहीं था। उसके जमाने की अभिनेत्रियां सारे कपड़े उतार के तो खड़ी हो जाती थी, लेकिन ये कहने में हिचकती थी कि ऐसा करवाने वाले लोग बेहूदे हैं। लेकिन मैरिलिन को ये ताकत थी, वो इसे कह सकती थी।
इसलिए मैर्लिन ने कभी ये कहा था कि हॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जहां पर तुम्हारे नंगे जिस्म के लिए कई हजार डॉलर दिए जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा के लिए 50 सेंट नहीं दिए जाते हैं। मेरा अफसोस यह है कि मैंने अक्सर हजारों डॉलर छोड़ दिए और 50 सेंट पे सौदा कर लिया। इतना कहने के लिए बहुत बड़ा जहन भी चाहिए था, बहुत बड़ा दिल भी चाहिए था और बहुत हिम्मत चाहिए थी। हाँ, मैर्लिन मनरो से प्लेबॉय जैसी मैगजीन शुरू होती है, मैर्लिन मनरो की एक न्यूड तस्वीर उसके कवर पे छपती है, लेकिन ये मजेदार बात है कि मैर्लिन मनरो ने उस तस्वीर के लिए सिर्फ $12 लिए थे, जो उसे अपने फ्लैट का किराया देना था। और एक मजेदार बात याद रखिएगा कि मैर्लिन ने अपनी जिंदगी में सबसे कम न्यूड तस्वीरें खिंचवाई। उसने कहा कि मैंने पैसों और अपने घर में अपनी छत को बरकरार रखने के लिए तो ये तस्वीरें खिंचवा ली थी, लेकिन वो मेरे अंदर से, मेरे कॉन्शियस का हिस्सा नहीं है। एक विचित्र, एक और ऑक्सीमोरॉन है जरूर। उसने एक बार, मैर्लिन मनरो ने ये जरूर कहा था कि मुझे किसी पुरुष के साथ सोना उतना मुश्किल नहीं लगता है जितना यदि वो मुझे कहता है कि तुम पब्लिकली न्यूड हो जाओ। ये बहुत अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये जो थोड़ी देर पहले एक बात आचार्य जी कह रहे थे कि मैर्लिन मनरो को जानने से पहले आपको ये मान लेना होगा कि वो नारी थी। और जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने भी कहीं नारी की व्याख्या करते हुए उसमें लाज या लज्जा शब्द का एक इस्तेमाल किया है, जो उसका प्रधान गुण होता है। वो लज्जा, याद रखिए, सारे वस्त्र उतरने के बाद भी शायद वो बचा रह सकता